हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एसके संकल्प टीम से जुड़ना हुआ है मेरा और आज एक नई क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को लेकर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी तक आपको कुछ जीएस की क्लासेस मिली हैं, इकोनॉमी, साइंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारी क्लासेस आपको मिल चुकी हैं और आज एक नया पार्ट हम जोड़ने जा रहे हैं जिसमें उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की क्लासें होंगी। जैसा आप सभी जानते होंगे, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का, विशेषकर उत्तराखंड के एग्जामों में अपने आप में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देखिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका आएगा तो लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आपके जो हैं वो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से मिलते हैं। तो इसलिए आज हमारा जो पहला टॉपिक तो बाद में होगा, लेकिन आज हम उत्तराखंड का जो विशेष है, विशेष का मीन ये हुआ कि उत्तराखंड का जो एक बेस है, उत्तराखंड बनने का जो इतिहास रहा है या उत्तराखंड बनने के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, उनका थोड़ा उन पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम कोई अपना एक टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज उत्तराखंड को लेकर, जैसा कि आपकी धारणा रहती है, जो उत्तराखंड में लोग रहते हैं वो तो जानते हैं कि हिमालय राज्य है। जो दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग हैं वो अक्सर इसके बारे में कुछ भ्रांति में रहते हैं कि उत्तराखंड पूर्ण रूप से पर्वतीय राज्य है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। पहली बार उत्तराखंड, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं हमारे उत्तराखंड, मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ यहाँ, तो उसके बाद ये देखा गया कि उत्तराखंड को लेकर कुछ कठिनाइयाँ यहाँ देखने को मिलती छात्रों में, और उन्हीं कठिनाइयों को लेकर आज हमने एक क्लास शुरू करने का प्लान तैयार किया है, जिसमें आज उत्तराखंड का मैं पहले तो आपको एक बेस बताऊंगा, उत्तराखंड कैसे बना, उत्तराखंड बनने के पीछे क्या रीज़न थे, उत्तराखंड बनाना क्यों पड़ा ये। तो जैसा आप जानते होंगे, उत्तराखंड का अपने आप में एक इतिहास रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि कहने के भी इसके बहुत सारे कारण हैं। देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवों की भूमि रही है, कई महापुरुष बाद में आए, उससे पहले देवताओं का ये एक स्थान रहा, तपस्या का केंद्र रहा है। और उत्तराखंड बनाने के पीछे मेन धारणा ये थी कि जो एक पर्वतीय राज्य था, उत्तर प्रदेश का एक अंग हुआ करता था, उत्तर प्रदेश के एक मंडल के रूप में था, जो कुमाऊं और गढ़वाल दो मंडल थे आपके ये। तो इस उत्तराखंड में जो गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल थे, जैसा कि आपको मैं एक रफली मैप के माध्यम से बताता हूँ। सपोज करिए ये उत्तराखंड है आपका, और उत्तराखंड ये पहले यूपी का पार्ट हुआ करता था। जैसे सपोज करो कि ये कुमाऊं मंडल है, ये गढ़वाल मंडल है। इसका अधिकतर भाग जो था, जो वर्तमान में आप देखते हो, ये पर्वतीय भाग है। ये थोड़ा सा प्लेन भाग जो नीचे, ये जिसको हम उधम सिंह नगर या हरिद्वार या देहरादून के नाम से जानते हैं, ये पहले उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा होता था। और इसको अलग करने की मांग जो थी, अब से नहीं, लगभग 70 से 80 साल पहले से होने लगी थी। लगभग जहाँ तक देखा गया है 1938 से ही इस उत्तराखंड को बनाने के लिए लोग प्रयासरत होने लगे थे। लेकिन इसकी कल्पना जो की गई थी, उस कल्पना पर ये आज भी मतलब सच नहीं हो पाया है। आज की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था आप जानते हो, उससे कहीं ना कहीं ये पर्वतीय क्षेत्र आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे पहाड़ों में आज भी पलायन की समस्या है। जिस उद्देश्य को लेकर ये राज्य बना था, वो उद्देश्य आज भी कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन इस उत्तराखंड राज्य की शुरुआत जो बनने की 1938 में नहीं हुई थी, बल्कि 1938 से एक आंदोलन शुरू हुए थे कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना जाए, जो एक हिमालय राज्य होगा और इसके अपने व्यवस्था होगी, अपनी व्यवस्था से चलेगा। यहाँ के जो पिछड़े लोग हैं पहाड़ी क्षेत्रों के, उनकी अपनी एक व्यवस्था होगी और व्यवस्था में वो खुद शामिल होंगे। व्यवस्था में शामिल जरूर हो गए, लेकिन व्यवस्था को सुधार नहीं पाए यहाँ की वो आज भी। उत्तराखंड बनाने का जो क्रम था 1938 से आरंभ हो चुका था, लेकिन ये मांग जो है समय समय पर बढ़ती चली गई। कई आंदोलन हुए, आंदोलन के बाद हम वर्तमान में आते हैं। तो वर्तमान में जब लगभग 1994 में आपके मुलायम सिंह यादव की एसपी सरकार जब होती है, आपको पता होगा मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम थे। तो 1994 के आसपास उन्होंने बहुत सारी समितियां बनाई, जिसमें एक समिति थी कौशिक समिति। अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्तमान उत्तराखंड बना है, इस उत्तराखंड बनाने के जो मेन रीजन थे वो तो थे जो भी थे, लेकिन जब ये उत्तराखंड राज्य बना तो वो कौन सी समिति थी, कौन सी कमेटी थी जिसकी सिफारिशों पर उत्तराखंड राज्य निर्मित हुआ, इसकी राजधानी बनाई गई। तो 1994 ईस्वी में जब समाजवादी पार्टी की तत्कालीन उत्तर प्रदेश कहेंगे, क्योंकि तब ये उत्तर प्रदेश में शामिल था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में 1994 ईस्वी में जब एक समिति बनी, उसका नाम था कौशिक समिति। और कौशिक समिति, ये जो कौशिक समिति थी, इस कौशिक समिति का अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने तत्कालीन, उनका जो मंत्रिमंडल था उसके एक नगर विकास मंत्री हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था रमाकांत कौशिक।
तो रमाकांत कोसी की अध्यक्षता में 10 से 12 लोगों की इन्होंने एक कमेटी गठित की, जिसमें हमारे जो कई सारे बुद्धिजीवी थे पहाड़ी क्षेत्र से भी, उनको भी शामिल किया। और इस समिति को ये काम सौंपा गया कि आप इस चीज़ का एक सर्वे कीजिए, आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों की भावनाओं को समझिए और जानिए कि उत्तराखंड राज्य अलग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो ये जो कोसी समिति बनी थी 1994 में, इसने 1 साल तक अपना सर्वे कार्य किया। सर्वे कार्य करने के बाद क्या होता है कि सन 1995 ईस्वी को ये अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। अब सरकार क्या है, 1995 में सरकार के सामने रिपोर्ट आती है तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्रोसेस शुरू होने के बाद क्या होता है, तभी अब ऐसा होता है, आप सभी जानते होंगे, राज्य बनाने का काम जो है वो किसी राज्य का नहीं होता, वो हमारी पार्लियामेंट का होता है, केंद्र सरकार का होता है। फिर उसके बाद इसकी सिफारिश मुलायम सिंह यादव जी की जो सिफारिश थी वो केंद्र सरकार के पास जाती है। अब ये मामला बढ़ता चला जाता, फिर लगभग 1999-2000 में क्या होता, केंद्र सरकार के पास सिफारिशें पहुंचती हैं और सिफारिशें पहुंचने के बाद 1999-2000 में तत्कालीन हमारे देश के पीएम, जैसा कि आप जानते होंगे, अब स्वर्गीय हो चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसका क्रेडिट भी जाता है, जो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस प्रस्ताव पर गौर किया, इस उत्तर प्रदेश से विभाजित करने पर गौर किया और इस प्रस्ताव को सदनों में प्रस्तुत कराया। आप जानते हो, अगर आप सामान्य अध्ययन में पढ़ते हो कि कोई भी राज्य बनाना या राज्य का नाम चेंज करना ये राज्य विधानमंडल का काम नहीं होता, बल्कि केंद्र सरकार या हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसका काम होता है। तो उसी समय क्या हुआ कि आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनने यहाँ से आरंभ हो जाते हैं कि जो यह उत्तराखंड राज्य सृजित हुआ था, उत्तराखंड राज्य जो बना था, ये बनने के लिए लोकसभा में पहले प्रस्ताव गया था या राज्यसभा में पहले प्रस्ताव गया था। आपको मालूम होगा कि जब भी कोई विधान या कोई विधि बनती है या कोई कानून बनता है तो वो पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं आपके। तो ऐसे ही उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जो पहला प्रस्ताव था पारित कराने के लिए, वो लोकसभा में गया था। और लोकसभा में गया था आपका 1 अगस्त 2000 को। उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ। पारित होने के बाद अगला पड़ाव आता है राज्यसभा में। राज्यसभा में उत्तराखंड संबंधी जो विधेयक था, इस विधेयक को जो अनुमति मिली थी या कह सकते हो जो पारित हो गया था, जो विधि का रूप ले लिया था, वो लगभग 10 अगस्त को ले लिया था। 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद क्या होता है कि अब आपको मालूम होगा, लोकसभा में राज्यसभा दोनों जगह ये जो उत्तराखंड बनाने का जो प्रस्ताव था ये पारित हो गया। अब इसको स्वीकृति मिलनी थी हमारे देश के राष्ट्रपति से। अब आपसे कई बार, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय हमारे देश का एक दलित राष्ट्रपति थे जो बहुत प्रसिद्ध भी रहे, KR नारायण। उनका नाम था KR नारायण। तो KR नारायण के पास ये विचार के लिए जाता है, दोनों सदन इस उत्तराखंड के विधेयक को पारित कर भेजते हैं। तो KR नारायण जो है इसकी स्वीकृति देते हैं अपनी लगभग 28 अगस्त को। 28 अगस्त को वो अपनी स्वीकृति दे देते हैं और 28 अगस्त 2000 के बाद उत्तराखंड राज्य के निर्माण का जो रास्ता है वो लगभग पूरा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो केंद्र सरकार है इसको एक दर्जा दे देती है, और दर्जा जो मिलता है, इसको दर्जा जो मिलता है वो 9 नवंबर 2000 को मिलता है। 9 नवंबर 2000 को इस उत्तराखंड राज्य का सृजन हो जाता है और ये देश के 27वें राज्य के रूप में बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ये हमारे देश का 27वां राज्य बनता है 9 नवंबर 2000 को, और इसको विशेष राज्य के दर्जे में भी शामिल किया जाता है। और अगर हम देखें कि विशेष राज्य कौन सा होता है, तो ये विशेष राज्य के क्रम में 11वां हिमालय राज्य माना जाता है, जिसको विशेष राज्य का दर्जा भी जुलाई 2001 में मिल जाता है लगभग। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना। कई आंदोलन शामिल रहे बनवाने में। करें स्टार्ट। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य आपका अस्तित्व में आया। उसके बाद इसका जो प्रारंभिक नाम था उत्तराखंड का, वो जो हम वर्तमान में देखते हैं ना उत्तराखंड, इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, बल्कि प्रारंभ में इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था इसका? उत्तरांचल। लेकिन अब यहाँ के लोगों की भावनाएं अलग थी। उन्होंने कहा इसका नाम उत्तरांचल नहीं, देवों की भूमि है, तो हम उत्तराखंड इसका नाम चाहते हैं। तो सरकार ने लोगों की जनभावनाओं को ध्यान रखते हुए क्या काम किया कि लगभग 1 जनवरी 2007 को
1 जनवरी 2007 को इस राज्य का नाम बदलकर कर दिया उत्तराखंड, जिसे हम यूके के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तराखंड राज्य जो वर्तमान में आप सुनते हैं 1 जनवरी 2007 को ये नाम आया। इसके बाद उत्तराखंड की अपनी राजनीतिक व्यवस्था शुरू होती रही, कई सरकारें आईं और अभी भी हैं और आएंगी आगे को। लेकिन अब जब उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया, नाम बदल गया, नाम बदलने के पीछे भी बहुत सारे रीजन रहे। अब क्या होता है, आप जब भी कोई राज्य निर्मित होगा तो उसके अपने कुछ प्रतीक चिन्ह होंगे, जिन प्रतीक चिन्हों का हम थोड़ा सा आज वर्णन करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई राज्य गठन करते हैं तो उसकी अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को ही देखते हुए कुछ राज्य क्या हैं अपने समय समय पर अपने प्रतीक चिन्हों को सृजित करते हैं, और इसी आधार पर आपके बोर्ड जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है और बना चुका आज तक। लेकिन अभी तक अब हमारे राज्य ने बहुत सारे राजकीय चिन्ह बनाए। तो आज एक हम छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, राजकीय चिन्ह। उत्तराखंड के जो राजकीय चिन्ह थे, अब उत्तराखंड के जो राजकीय चिन्ह थे उनका निर्धारण कब हुआ, कौन कौन से राजकीय चिन्ह हैं, किस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है और किस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर ने अभी तक एग्जाम में पूछे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो थोड़ा सा बताया पीछे, उसका मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया उत्तराखंड राज्य कब बना, तो 9 नवंबर 2000 को बना। उत्तराखंड राज्य जो था इसके बनने के पीछे क्या रीजन थे, उसके पीछे रीजन थे। अगर आप वनडे एग्जाम में बैठते हो तो आपको रीजन नहीं पूछता है, वो वनडे एग्जाम में एक सटीक सा एक 4 ऑप्शन देता है और उससे ही एक टिक लगाना पड़ता है। लेकिन जब भी आप बड़े एग्जाम में बैठोगे उत्तराखंड में, जैसे समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, तो वहाँ थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है 100 शब्दों में, 50 शब्दों में। तो जितना मैंने आपको समझाया आप उसी आधार पर लिख सकते हो। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय जनभावना को ध्यान रखते हुए यहाँ के लोग अपना व्यवस्था अलग चाहते थे, उनका हक हकूक मिले उस व्यवस्था में, उसको दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने मांग की रही, उसको सरकार ने माना। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद अब प्रश्न ये उठा कि हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है। उत्तराखंड का लगभग आप जानते होंगे लगभग 87% भाग जो है, उत्तराखंड का लगभग 87% जो भाग है वो कैसे आपका पर्वतीय भाग है। 87% भाग कैसा आपका पर्वतीय भाग है। तो इसलिए पर्वतीय भाग होने के नाते इस उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति जो है और राज्यों की तुलना में क्या है, थोड़ी अलग है। अब उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड राज्य, अब जब भी कोई राज्य बनेगा आप कोई मकान बनाओगे या घर बनाओगे तो एकदम से सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते, टाइम लगता है। ऐसे ही 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य अस्तित्व में आया तो इस राज्य ने अब क्या काम किया, 1 साल के भीतर ही अपने राज्य के कुछ प्रतीक चिन्हों का निर्धारण करा। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह जो हैं उनका निर्धारण कब हुआ। तो उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों का निर्धारण सरकार ने किया था जुलाई 2001 में। जुलाई 2001 में उत्तराखंड सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह बनाए। जैसे उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या होगा, उत्तराखंड के राजकीय पक्षी क्या होगा, उत्तराखंड का राजकीय, मतलब कई सारे ऐसे उन्होंने चिन्हों का निर्धारण करा जिनका हम एक एक क्रमागत वर्णन करेंगे। लेकिन आपसे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछा गया, आपसे ऐसा ऑप्शन देता हो कि आपको ऑप्शन लिख देगा सन 2000, 2001, 2003, 2005 और आपसे यहाँ क्वेश्चन लिख देगा कि इनमें से उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों का निर्धारण कब हुआ। निर्धारण का मीन हुआ कि सरकार ने उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों को सुनियोजित कब करा कि ये उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह होगा, ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी होगा। वो कौन कौन होगा वो बात की बात है, लेकिन सरकार ने उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों को बनाया कब कि उत्तराखंड का ये पक्षी है, ये पशु है या ये वो है। तो आपको ऐसे ऑप्शन देता और अभी तक 1000 बार एग्जामों में पूछा जा चुका कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों का निर्धारण किस वर्ष हुआ। अब अभी आपको मैंने बताया उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों का निर्धारण किस साल हुआ आपका, सन 2001 में। अब उत्तराखंड सरकार ने राजकीय चिन्ह बनाए, लेकिन राजकीय चिन्ह से पहले क्या काम किया, उत्तराखंड जो हमारी गवर्नमेंट है उसने राजकीय चिन्ह बनाने से पहले अपना एक आकृति बनाई उत्तराखंड की, जो सभी जगह उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करती है। और उत्तराखंड चूंकि एक भौगोलिक राज्य है तो यहाँ के जो राजकीय चिन्ह है इसमें भौगोलिक स्वरूप देखने को मिलता है। अब मेरे एक पॉइंट पे ध्यान देना, वहाँ से हर एक लाइन में क्वेश्चन बनता। जैसे सबसे पहले उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है
वो कैसी मुद्रा में है। अब आपसे पूछ ऑप्शन इस टाइप से देगा, उत्तराखंड के जो राजकीय चिन्ह है वो कैसी मुद्रा में है। उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह है गोलाकार मुद्रा में। कैसी मुद्रा में? आपके गोलाकार मुद्रा में। अब गोलाकार मुद्रा में है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है वो कैसा स्वरूप है। तो आपसे देगा भौगोलिक स्वरूप है या आपसे देगा राजनीतिक स्वरूप है। इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देगा। तो उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कैसी भव्यता देखने को मिलती, तो उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में भौगोलिक स्वरूप देखने को मिलता है। भौगोलिक स्वरूप देखने को मिलता है। उसके बाद उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है वो गोलाकार मुद्रा में है, भौगोलिक स्वरूप देखने को मिलता है। उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों में 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है और 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है इस तरीके से, जैसे एक पर्वत चोटी ये हुई, एक पर्वत चोटी ये हुई और एक पर्वत चोटी ये हुई। ये आपको मैं रफली करके समझा रहा हूँ जो आपके माइंड में आ जाए। तो उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों में कितनी पर्वत चोटियाँ बनी आपकी? 3। और इन 3 पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जैसा आपको दिखाई दे रही होगी, कौन सी वाली है? मध्य वाली है या कौन सी वाली है? तो वह है मध्य वाली पर्वत चोटी। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये टेस्ट पेपरों में अधिकतर पूछते हैं, आप देखते होंगे जगह जगह संस्थानों में, देहरादून, हल्द्वानी, वहाँ के आप प्रैक्टिस सेट देखना, अलग अलग जगह के वो एग्जाम में पूछते हैं कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। 3 पर्वत चोटियों में, दाएं वाली, बाएं वाली, मध्य वाली। तो आपको एग्जाम में क्या बताना है? मध्य वाली। क्वेश्चन यहीं से निकल कर आते, उसके पूछने का तरीका बदल जाता। हमारे सामने सब चीज़ें प्रेजेंट होती, लेकिन क्वेश्चन का बनाने का जो तरीका है, ये जो हमारा बोर्ड है, यूकेएसएससी है, यूकेपीएससी, वो क्वेश्चन बनाता कैसे है। तो उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ आपकी? 3। उत्तराखंड की 3 पर्वत चोटियाँ जो हमारे राजकीय चिन्ह में दर्शाई गई हैं, वो सबसे ऊंची कौन सी आपकी? मध्य पर्वत चोटी। अब उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है, इसका स्वरूप कैसा मिलता है? राजनीतिक या भौगोलिक? तो अभी मैंने आपको बताया कैसा मिलता है आपको? भौगोलिक मिलता है। उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों की संख्या 3 है, मध्य की पर्वत चोटी सबसे ऊंची है। अब उत्तराखंड के जो राजकीय चिन्ह है, इसमें एक वाक्य लिखा हुआ है, तो बताइए वो कौन सा वाक्य लिखा हुआ है। अब आपसे वाक्य पूछेगा, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह जो है, जो जहाँ 3 पर्वत चोटी दिखाई गई हैं, वहाँ एक वाक्य लिखा है और उस वाक्य का नाम है आपका सत्यमेव जयते। उसका नाम है आपका सत्यमेव जयते। आपने हिंदी में पढ़ा होगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते ग्रंथ से लिया गया है, उसका नाम है मुंडको उपनिषद। वो कहाँ से लिया गया आपका? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो हमारे उत्तराखंड की जो राजकीय चिन्ह है उसमें लिखा हुए वाक्य का नाम बताइए क्या है आपका? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया आपका? मुंडको उपनिषद से। अभी तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। मैं आपको रिवाइज भी करता चलूँगा। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों का निर्धारण किस साल हुआ? 2001 में हुआ। उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कैसा स्वरूप देखने को मिलता है? तो भौगोलिक मिलता है। उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों का निर्धारण 2001 में हुआ, लेकिन उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है? 3। उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में प्रदर्शित 3 पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची कौन सी है? आपको ऑप्शन देके पूछता दाएं वाली, बाएं वाली, मध्य वाली। तो क्या बताएंगे आप? मध्य वाली। उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह जो है वो कैसी मुद्रा में अंकित किया गया है आपका? गोलाकार मुद्रा में। अब उत्तराखंड के जो राजकीय चिन्ह है वो वाक्य कौन सा लिखा हुआ है आपका? सत्यमेव जयते। उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में जो लिखित है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया आपका? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अब एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है, इस राजकीय चिन्ह के नीचे 4 गंगा की लहरें दर्शाई गई हैं। कितनी गंगा की लहरें दर्शाई गई हैं आपकी? 4। तो ये 4 गंगा की लहरें दर्शाई गई हैं। इनको दर्शाने के पीछे मेन रीजन ये है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं या भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उनमें सबसे मुख्य और सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वो गंगा नदी मानी जाती है। और इस गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो हमारे उत्तराखंड राज्य से ही होता है। इसलिए हमारी सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए, नदियों को प्रमोट करने के लिए, राज्य को प्रमोट करने के लिए सरकार ने गंगा की 4 लहरों को इस उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह के नीचे दर्शाया है। यहाँ से भी अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तराखंड के एग्जाम में नहीं बनते, बल्कि आप केंद्र के एग्जाम में भी, कहीं भी एग्जाम में दोगे तो गंगा से रिलेटिव ये क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता कि उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय चिन्ह है उसमें गंगा की कितनी लहरों को प्रदर्शित किया गया है। अभी आपको आसान लग रहा होगा। वो फिर ऑप्शन देता आपको 3, 4, 2, 5 कि उत्तराखंड राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को प्रदर्शित किया गया आपका। तो आपको जैसा मालूम है कितनी लहरों को? 4 को। ये आसान है।
सेंट्रल के एग्जाम में, दूसरे राज्यों के एग्जाम में क्वेश्चन ये उत्तराखंड का आता है कि बताइए उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में किस नदी की लहरों को प्रदर्शित किया गया है। गंगा, यमुना, गोदावरी, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देता है। उत्तराखंड के एग्जाम में भी ऑप्शन देगा, लेकिन वो उत्तराखंड की नदियों के ऑप्शन देगा। तो उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी लहरों को प्रदर्शित किया गया आपके? 4। कितनी पर्वत चोटियां हो गई आपकी? 3। और कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? मध्य वाली। कौन सा वाक्य लिखा हुआ आपका? सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से ले गए आपका? मुंडको उपनिषद से। मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा, रिवाइज भी थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा क्लास में भी। अब उसके बाद गंगा की 4 लहरें दर्शा दी, चिन्हों का निर्धारण हो गया। चिन्हों का निर्धारण 2001 में हो गया। अब चिन्हों का निर्धारण सरकार ने करा कैसे, किन किन चीज़ों को रखा चिन्हों में और किन किन चीज़ों को नहीं रखा, और क्यों रखा उसके पीछे रीजन होता है राजकीय चिन्ह बनाने के पीछे भी। अब ये थोड़ी है कि उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह वो जिराफ को बना देंगे। अरे जिराफ उत्तराखंड में जब हो गई ना, तो जिराफ को क्यों बना देंगे? उत्तराखंड में राजकीय चिन्ह उन्हीं तो रखेंगे जो यहाँ होंगी चीज़ें, यहाँ भरपूर मात्रा में होंगी। अब जैसे सबसे पहले मैंने टोपी का नाम भी आपको पहले लिख दिया था, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह। इस टॉपिक को शुरू करने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जिससे आप पहली क्लास से आप होपलेस ना हो, आपको आसान लगे टॉपिक। नहीं तो मेरा ये था उद्देश्य कि मैं पहले आपको इतिहास शुरू करता, उत्तराखंड के बैकग्राउंड से लेके जाता, लेकिन आपका ये वाला कवर करने के बाद 1 से 2 लेक्चर में, उसके बाद हम शुरू से उत्तराखंड के इतिहास अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें बहुत सारे उत्तराखंड के वंश जैसे परमार वंश, चंद राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, पौरव राजवंश, अनगिनत जो राजवंश में उत्तराखंड में, ब्रिटिश काल जो आया, ब्रिटिश काल में क्या क्या व्यवस्था थी, वो सभी मैं शुरू से कवर कराऊंगा। लेकिन आज मेरा उद्देश्य ये था, चूँकि पहली क्लास है हमारी है, तो आज हम थोड़ा आसान टॉपिक लेने के बाद एक हम में और आपस में एक संबंध बने, एक दूसरे को समझे कि हाँ क्लास समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है। उसके बाद जैसे 1-2 क्लासें हो जाएंगी, होने के बाद आसान क्लासें, आसान सभी होंगी। फिर उसके बाद हम इतिहास शुरू करेंगे, उत्तराखंड का बहुत पुराना इतिहास, पौराणिक काल से जो उत्तराखंड का इतिहास रहा, देवों की भूमि क्यों रही, किन किन राजवंशों ने उत्तराखंड में शासन करा, उनकी शासन व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उनकी संस्कृति क्या थी, कैसे बदलाव हुआ समय समय पर, कैसे वर्तमान राज्य बना, वो क्लास 1-2 क्लास के बाद हम शुरू करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों का मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको शुरू कर देता हूँ। उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों में हम कोई सा भी राजकीय शुरू कर लेते हैं। जैसा आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों का निर्धारण 2001 में हुआ। उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों का निर्धारण हुआ, पर मैंने एक शब्द बोला था कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कैसा स्वरूप देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों में जो स्वरूप देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है? आपका भौगोलिक मिलता है। भौगोलिक का मीन ये हुआ कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह भौगोलिक क्यों है, क्योंकि आप पूरे उत्तराखंड पर जब नज़र दौड़ाओगे तो आप देखोगे कि उत्तराखंड लगभग उत्तराखंड का अधिकतर जो भाग है, और अगर हम आंकड़ों की बात करें आंकड़ों में, तो लगभग 87% भाग जो है वो पर्वतीय है। पहली बात तो ये है। और जब पर्वतीय है तो ये पक्का होगा कि पर्वतीय होने के बाद उत्तराखंड में वनों का विस्तार बहुत अधिक मात्रा में होगा। प्रतिशतता में बहुत ज़्यादा वनों का विस्तार है उत्तराखंड में, और जब वनों का विस्तार होगा तो जानवर भी अत्यधिक मात्रा में होंगे। तो हमारी सरकार ने क्या काम करा कि सबसे पहले उत्तराखंड में राजकीय चिन्हों का जब निर्धारण करा, तो हमारे यहाँ जो कुछ जानवर हैं या कुछ जो पक्षी हैं उनको राजकीय सम्मान दिया, और राजकीय सम्मान देने को ही हमने राजकीय चिन्ह बोल दिया उनको। जैसे एक राजकीय, सबसे पहले हम कवर करेंगे उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है, जिसे हम राज्य पुष्प भी कह सकते हैं या राजकीय पुष्प कहें, बात एक ही है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका राजकीय पक्षी है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं आपकी, जैसे आपका राजकीय वृक्ष है, एक्स्ट्रा और भी चीज़ें उसके बाद। लेकिन आज के लेक्चर में आज जो हम कवर करेंगे वो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प कवर करेंगे, और जब अगली वीडियो होंगी तो अगली वीडियो में हम और चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे आज हमारा जो टॉपिक होगा मेन वो होगा उत्तराखंड का राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प का मतलब उत्तराखंड का जो राजकीय फूल है या राजकीय पुष्प है वो क्या है। उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये कौन से कुल का पौधा है, उत्तराखंड के राजकीय पुष्प के जो पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, वो कैसे आते हैं, किस कलर के होते हैं। तो आज हम कवर करेंगे उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है, उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है,
सबसे पहले उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? उत्तराखंड का राज्य पुष्प का नाम है आपका ब्रह्म कमल, जिसे ब्रह्मा कमल भी बोल सकते हैं। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, इसके जो पत्तियां जो होती हैं, जो पुष्प होता है, ये एक कह सकते हो एक गुच्छे के रूप में होता है। एक गुच्छे के रूप में बहुत सारी पत्तियां जो जकड़े रहती हैं एक दूसरे को, और इसके पुष्पों का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है। इसके पुष्पों का रंग होता है बैंगनी। उत्तराखंड में राजकीय जो हमारा पुष्प है ब्रह्म कमल, ये किन क्षेत्रों में अत्यधिक पाया जाता है? अब उत्तराखंड एक भौगोलिक राज्य है, उत्तराखंड विशेषकर एक पर्वतीय राज्य है, तो मैदानी क्षेत्रों में तो इस पुष्प का अभाव ही पाया जाता है पूर्ण रूप से लगभग। लेकिन उत्तराखंड में जो 4800 मीटर से 6000 मीटर के मध्य वाले क्षेत्र हैं, 4800 मीटर से लगभग 6000 मीटर के जो मध्य वाले क्षेत्र हैं, अत्यधिक मात्रा में उत्तराखंड में राजकीय पुष्प ये पाया जाता। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई का मीन तो लगभग ये हुआ कि जो उत्तराखंड में जैसे आपके बागेश्वर हुआ, कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ हुआ विशेषकर, और अगर हम बात करें थोड़े अल्मोड़ा के उच्च क्षेत्रों की, वहाँ भी ये राज्य पुष्प पाया जाता। इसके अलावा गढ़वाल मंडल में देखें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चमोली, और उसके बाद कुछ थोड़ा पौड़ी के क्षेत्रों में जो दूधातोली का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ भी अत्यधिक मात्रा में आपका जो राजकीय पुष्प है ब्रह्मा कमल ये पाया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में राजकीय पुष्प ब्रह्मा कमल पाया जाता, तो आपको वो अलग अलग तरह तरह के ऑप्शन दे देगा। जैसे 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर, 7200 मीटर से इतनी ऊंचाई पर। तो इस प्रकार आपको बताना कि उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल है वो सबसे ज़्यादा किन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? आपका 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। इस हमारा जो राजकीय पुष्प है ये पूरे 12 महीने नहीं खिलता, बल्कि इसके खिलने का कुछ समय निर्धारित होता है। अब 12 महीने में वो कौन सा अंतराल आता है, वो कौन से महीने होते हैं जब ये ब्रह्मा कमल खिलता है? तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त महीने बताए जाते हैं वो जुलाई से सितंबर के मध्य पुष्प खिलता है। जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य वाले महीनों में, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन लगभग 3 महीनों के अंतराल में ये जो ब्रह्मा कमल है ये अत्यधिक मात्रा में खिलता है। इसके अलावा अब ये जो पौधा होता है ये वृक्ष के रूप में नहीं होता, बल्कि छोटे पौधे के रूप में होता है। इस ब्रह्मा कमल के पौधे की ऊंचाई सामान्यतः जो देखने को मिलती है वो लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसके पुष्पों का रंग मैंने आपको बताया वो बैंगनी होता है। 70 से 80 सेंटीमीटर ऊंचा जो ये पुष्प होता है ब्रह्मा कमल का जो पौधा होता है, इसके अंदर जो पुष्प होते हैं इसमें मेन तो पत्तियों का रंग बैंगनी होता, लेकिन कुछ बीच बीच में जो कलर होता है वो लगभग सफ़ेद रंग का होता है। जो मेन पत्तियाँ होती हैं वो बैंगनी रंग की होती हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप हुआ कि राजकीय पुष्प ब्रह्मा कमल की पत्तियों का मूल रंग कैसा होता है? आपका वो बैंगनी कलर का होता है। अब उत्तराखंड में जो राजकीय पुष्प है इसके कुछ अन्य स्थानीय नामों के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम भी है, इसका अपना कुल भी है। तो ऐसे जो आपका ब्रह्मा कमल है ये कौन से कुल का पौधा है? अगर आपसे कभी कुल पूछता है कि बताइए जो ब्रह्मा कमल है उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ये कौन से कुल का पौधा है, तो ये आपका एसेटेरेसी कुल का पौधा है। ये आपका एसेटेरेसी कुल का पौधा है। बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो कई बार एग्जामों में आप प्रैक्टिस सेट उठाकर देखना या पुराने पेपर उठाकर देखना, कई बार आपसे इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया कि बताइए जो राजकीय पुष्प है उत्तराखंड का ब्रह्मा कमल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कुल तो आप बता दोगे, कुल कौन सा आपका एसेटेरेसी कुल है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका लोफोफोरस इम्पीजेनस। इसका वैज्ञानिक नाम जो है आपका वो है आपका लोफोफोरस इम्पीजेनस। तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है आपका लोफोफोरस इम्पीजेनस। ये एसेटेरेसी कुल का पौधा है। 4800 मीटर से 6000 मीटर के मध्य वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पौधे की सामान्यतः ऊंचाई जो होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है, और ये जुलाई से सितंबर के मध्य वाले जो महीने आते हैं उनमें अधिकतर ये खिलता है। अब ब्रह्मा कमल को उत्तराखंड में कुछ स्थानीय नाम से भी जाना जाता है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि ब्रह्मा कमल का उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में नाम क्या है, तो इस स्थानीय भाषा में मीन ये हुआ कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इसका नाम क्या है। इसे हम स्थानीय लोग जो हैं किस नाम से अधिकतर जानते हैं, तो स्थानीय उत्तराखंड के रहने वाले जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो इसको मूल रूप से कोल पदम के नाम से जानते हैं।
कोल पदम, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। उत्तराखंड में कोल पदम इनमें से किसे कहा जाता है आपका, तो वो ब्रह्म कमल को कहा जाता है। लेकिन इसका जो वर्णन है ब्रह्म कमल का, इसका वर्णन उत्तराखंड के कुछ प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, कई वेदों में देखने को मिलता है। ऐसे आपने सुना होगा महाभारत का जो वन पर्व एक ग्रंथ है, महाभारत का वन पर्व, इसे कह सकते हैं महाभारत का वन पर्व। तो महाभारत का जो वन पर्व है इसमें ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है, तो ध्यान रखिए इसमें ब्रह्म कमल को नाम दिया गया है सौगंधिक पुष्प। इसमें नाम दिया गया है आपका सौगंधिक पुष्प। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए इनमें से कौन से ग्रंथ में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प उपनाम से भी जाना गया, तो वो कौन सा ग्रंथ होगा आपका, महाभारत का वन पर्व। अब उत्तराखंड में जो राजकीय पुष्प है ये मूल रूप से किन क्षेत्रों में ज़्यादा, अगर हम विशेष क्षेत्रों की बात करें, पाए तो उत्तराखंड के अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में जाता, लेकिन अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा बड़े स्तर पर कहाँ पाया जाता है, वो कौन से प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जो ब्रह्म कमल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये आपको वनडे एग्जाम के साथ साथ जो आप जितने बड़े एग्जाम देते हो वहाँ लिखने को भी बोलता है कि उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, ये उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में विशेषकर पाया जाता। तो जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड में पिंडारी ग्लेशियर है। उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर है आपका, पिंडारी ग्लेशियर। तो जो पिंडारी ग्लेशियर है, हिमनद जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ टुकड़े टाइप में होते हैं, तो एक पिंडारी ग्लेशियर है उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है। तो पिंडारी ग्लेशियर, इसके अलावा आपने सुना होगा एक केदारनाथ क्षेत्र, केदारनाथ वन्यजीव विहार भी है, केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो आपने सुना होगा केदारनाथ वन्यजीव विहार कौन से जनपद में आपका, रुद्रप्रयाग में। जो रुद्रप्रयाग है केदारनाथ वन्यजीव विहार। पिंडारी ग्लेशियर की स्थिति क्या है, पिंडारी ग्लेशियर एक ज़िले में नहीं है बल्कि 3 जनपदों में है, और 3 जनपद को इसके अंदर एक गढ़वाल का ज़िला आता है, चमोली, चमोली का कुछ क्षेत्र आता है, इसके अलावा पिथौरागढ़ आता है इसके अंदर, और अत्यधिक भाग जो आता है वो बागेश्वर का आता है इसके अंदर। तो ये तो 3 जिलों में फैला, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पिंडारी ग्लेशियर यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका पाया जाता है ब्रह्म कमल। इसके अलावा आपके केदारनाथ क्षेत्र में पाया जाता है। और क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो और क्षेत्रों में मुख्य रूप से आपने सुना होगा गंगोत्री क्षेत्र, गंगोत्री में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी बना दिया गया। तो गंगोत्री, पिंडारी ग्लेशियर, केदारनाथ वन्यजीव विहार, और उत्तराखंड का एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है दूधातोली। दूधातोली क्षेत्र में भी भरपूर मात्रा में आपके इस राजकीय पुष्प मतलब क्या हुआ, ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल आपका दूधातोली क्षेत्र में भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब ब्रह्म कमल के बारे में आप अत्यधिक चीज़ें समझ गए होंगे कि ब्रह्म कमल उत्तराखंड के कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर। आप इन चीज़ों को जब वीडियो देखो, ये लेक्चर देखो, तो एक हाथ में पेन होना चाहिए, आपके नोट्स बनाने की कॉपी होनी चाहिए, और जिस तरीके से हम जिन जिन शब्दों को बोलते हैं उनको प्रोकर लिखने की कला आप में होनी चाहिए। आप किस तरीके से उनको नोट्स बनाते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं उनको बाद में, ये ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली वीडियो देखे हवा में गए, आपका इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज भी होगा, आपके नोट्स भी बनेंगे। आप इनको पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अभी कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है, तो आप नोट कर सकते हो उस तरीके से, आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह ब्रह्म कमल है। जैसे मैं फिर बोलता हूँ कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है, ब्रह्म कमल है, वो लिख सकते हो आप। इसको पॉइंट बनाकर या थ्योरेटिकल में जैसा आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगे, आप ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद राजकीय पुष्प के बाद हम अगली वीडियो में जो कवर करेंगे उत्तराखंड का राजकीय पक्षी करेंगे, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष और उत्तराखंड का राजकीय पुष्प करेंगे। आज की वीडियो में हम केवल राजकीय पुष्प के बारे में ही वर्णन किया है। तो चैनल को